इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिकॉल कर ले बेटा। इसके पहले हम सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा था, जहां पर सिंगल ओनर होता है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जहां पर दादाजी, उनके बच्चे ये सब मिलकर बिजनेस करते रहते हैं, हमने वो पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर आप आगे जाकर बिजनेस करने का सोचते हैं तो आप किस तरीके से, किस फॉर्म में बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए बेटा, एक बात बताइए, क्या पार्टनरशिप कैसे होती है, क्या अकेले के साथ होती है, मतलब क्या आप खुद के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, नहीं कर सकते ना बेटा। एक अकेला आदमी पार्टनरशिप कैसे कहलाएगा। जब पार्टनरशिप की हम बात आती है तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है कि भाई कम से कम 2 लोग तो होना चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहेंगे तो उसके ऊपर एक एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ नहीं था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में हमने क्या पढ़ा था कि हाँ भाई कुछ होता है, कैसे, याद करिए, दया भागा मिताक्षरा, ठीक है। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स है वहां पर, वो आपने पढ़ी थी। यहां पर पार्टनरशिप के केस में बेटा एक ऑलरेडी एक्ट है विच इज नोन एज क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आप स्क्रीन की तरफ देखिए, तो ये एक एक्ट है जो पार्टनरशिप के ऊपर एप्लीकेबल होता है। मगर मतलब क्या होता है, एक सिंपल चीज है, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ पार्टनरशिप, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर में, ठीक है। इसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है बेटा। इसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है, देखिए क्या लिखा है, द रिलेशन बिटवीन क्या है, पर्संस। रुक जाता हूं पहले, तोड़कर सेगमेंट में, फ्रैक्शन में तोड़कर हम उसको पढ़ते हैं। पहले लिखा है रिलेशन बिटवीन क्या है, पर्संस। तो अब आप एक चीज समझिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस, जो क्या करने वाले हैं, साथ में मिलकर बिजनेस कैरी करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अकाउंट्स में एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर हैं, एक क्या होता है लोलो और दूसरा मान लो सीसी, कोई भी नाम रख लो बेटा, एक पार्टनर ए, दूसरा पार्टनर बी। आपने बोला जी साहब मुझे तो एक्स और वाई अच्छे लगते हैं, आप वो रख लीजिए। आपका सर लगता नहीं मुझे तो जे के अच्छा लगता है, तो एक जे एक के, जो भी होंगे बेटा, जो भी लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे होंगे, तो बेटा उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको बोला जाता है क्या है, पार्टनरशिप। एक होता है पार्टनर वर्ड, पार्टनर वर्ड यानी कौन, इंडिविजुअली जो लोग एक साथ बिजनेस करें उनको हम इंडिविजुअली बोलेंगे कि ये पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, पार्टनर्स होते हैं। उनके बीच में जो बिजनेस की रिलेशनशिप है अमंग द पार्टनर्स, दैट इज नोन एज क्या होता है, पार्टनरशिप, ठीक है। और एक वर्ड और हो सकता है मैं बोलचाल की भाषा में उसको यूज करूं अभी, वो होता है फर्म। फर्म का मतलब क्या होता है, कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म। मतलब अगर 5 लोग मिलकर, ठीक है, 5 लोग मिलकर एक साथ बिजनेस कर रहे हैं तो उन पांचों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाएगा, फर्म बोला जाएगा। इंडिविजुअली एक को, 2 को इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, पार्टनर बोला जाएगा। और उनके बीच में जो बिजनेस रिलेशनशिप है उसको क्या बोलेंगे हम, पार्टनरशिप बोलेंगे। और एक चीज है, वो जिस ब्रांड के अंदर या नाम के अंदर वर्क कर रहे होंगे ना, उन्होंने कुछ एक नेम लिया होगा, से एबीसी एंड एसोसिएट, इस तरीके से, बेटा वो कहलाता है आपका फर्म नेम। तो ये मैंने आपको कुछ टर्म से क्या हुआ, फैमिलियर करवा दिया, क्योंकि बेटा क्या होता है आगे पढ़ते समय इन टर्म्स को मैं यूज करूंगा। तो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इट इज द रिलेशनशिप, यानी पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, वो एक तरीके से रिलेशन होता है अमंग द क्या है, बिटवीन पर्सन है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट है। एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट का मतलब ही आपको यहां से समझना चाहिए कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव के साथ कर रहे हैं। समझ गए, चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं होगी, आप बिजनेस करेंगे और बिजनेस का एम शुड बी टू अर्न क्या होता है, प्रॉफिट। लॉस हो जाए ये अलग बात है, बट कोई लॉस करवाने के लिए बिजनेस थोड़ी करेगा ना बेटा। एंड क्या होता है, ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ये बिजनेस इसलिए मैंने बोला ना चैरिटेबल पर्पस के लिए, कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर क्या है, ऑल। ये क्या होता है बेटा, ये इसका मीनिंग ये होता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर्स, उसमें सारे बिजनेस
एक्टिवली जो सॉरी बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑफिस में आकर बैठना, बिजनेस की एक्टिविटीज को क्या होता है फॉलो करना, बिजनेस ये सारा काम हर कोई उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि मान लीजिए क्या होता है 5 पार्टनर हैं, उसमें से 3 इफेक्टिवली बिजनेस को संभाल रहे हैं और 2 ने कैपिटल लगा रखा है और वो प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये सब चीजें हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो बिजनेस होता है जो आप प्रॉफिट के लिए करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, इट कैन बी कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर क्या होता है ऑल। और इसके कारण ही एक तरीके से आगे जाके म्यूचुअल एजेंसी या रिलेशनशिप जो होती है ना, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा अभी आगे जाके अपन उसको पढ़ेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, थोड़ा सा पर्दा ऊपर उठाते हैं, मतलब स्क्रीन ऊपर करते हैं। देखिए लिखा है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में पहला लिखा है फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, कि पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन किस तरीके का होगा। तो फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो एक्ट आपको गवर्न करेगा, ठीक है। वो एक्ट आपको गवर्न करेगा। आपको पार्टनरशिप में एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एग्रीमेंट को आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ओरल भी पार्टनरशिप होती है बट हम रिकमेंड नहीं करते हैं। रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा डिस्प्यूट के केस में बहुत दिक्कत आती है। जब भी कभी पार्टनर्स में आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाएं तो फिर आपके पास क्या होता है, बहुत दिक्कत आनी है, बहुत दिक्कत आनी है। मान लीजिए कोई कोर्ट में पहुंच जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बोले साहब आप हैं कौन, आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कहाँ है। तो इसीलिए बेटा कि मैं तो पर्सनली आपसे रिकमेंड करूंगा कि हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रॉपरली उसकी डीड बनाना चाहिए और उस डीड को क्या होता है रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स के पास रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो होता है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, बिल्कुल आप एग्रीमेंट बना सकते हैं, डीड बना सकते हैं, फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं प्रॉपरली और इस तरीके से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्ट गवर्न करेगा वो तो आपको बता ही दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट लिखा होता है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स बेटा। अब देखिए क्या होता है, फर्म जो पार्टनरशिप फर्म होगी उस फर्म के अपने असेट्स हो सकते हैं और उस फर्म की अपनी लाइबिलिटीज होती है। अगर मान लीजिए व्यापार जो है आपका बिजनेस वो सही ना चल रहा हो, ठीक है, तो काफी टाइम तक अगर बिजनेस सही ना चल रहा हो और आपकी लाइबिलिटीज बिजनेस की बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, एंड इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, उस केस में क्या होता है बेटा, पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी बेटा, ज्वाइंटली भी और सेवरली भी। मतलब क्या होता है, अगर फर्म अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो जो लाइबिलिटीज है वो आपके घर आ जाएंगी पार्टनर्स के, समझ गए, जस्ट लाइक है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है। बट ये जो इसका आगे जाके एक ड्रॉबैक या डीमेरिट होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जाकर खत्म हो जाता है, ठीक है वहां पे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या लिखा है बेटा, रिस्क बियरिंग। तो रिस्क बियरिंग के बारे में अगर मुझे सिर्फ पार्टनरशिप के अंदर लिखना है रिस्क बियरिंग, तो मैं क्या बोल दूंगा कि बेटा रिस्क इज बोर्न बाय क्या होता है, मेनी पार्टनर्स, मतलब इट इज शेयर्ड। और हम उसको अगर कंपेरेटिव लिखना चाहते हैं तो कंपेरेटिव के केस में सोल प्रोप्राइटर में बेटा अकेला शेयर करता है रिस्क को, ठीक है, अकेला बियर करता है रिस्क को। कौन, सोल प्रोप्राइटर जो होता है, सिंगल ओनर है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में देखा जाए तो पूरी फैमिली या मेन कर्ता जो है उस रिस्क को बियर करता है। और यहां पर जाकर आपका क्या हो जाएगा, जितने भी आप पार्टनर्स बनाते हैं एक तरीके से वो सारे पार्टनर अब क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म की रिस्क को बियर करने लगेंगे। नेक्स्ट है बेटा डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के केस में आपको एक चीज समझना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में, कंपैरेटिव बता रहा हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। एचयूएफ में भी कर्ता मेन डिसीजंस लेता है, यानी डिसीजन मेकिंग वहां पे जल्दी हो जाती है। पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, उतना टाइम तो नहीं लगता, फिर भी टाइम तो लगता है। टाइम क्यों लगता है उसके पीछे आपको रीजन बता रहा हूं। पार्टनरशिप में पार्टनर सपोज ये डिसाइड कर लेते हैं कि एवरी सैटरडे वी विल मीट, ठीक है, या एवरी क्या होता है इन 14 डेज या 15 डेज फोर्टनाइट में हम क्या करेंगे, एक मीटिंग किया करेंगे। तो पार्टनर्स वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। होगा क्या, एटलीस्ट उतना टाइम तो लगेगा ना, कि जब तक वो पार्टनर्स की मीटिंग नहीं हो जाती है और जो भी नए इश्यूज आए हों वो जब तक उनको रिसॉल्व या उनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लिया जाता है तो उतना टाइम तो लगेगा। तो डिसीजन मेकिंग में जनरली सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड, तो कुछ और ना पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया हो। भाई ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करूं और मैं बोल दूं कि भाई आप पैसा मेरे से ले लीजिए, दिमाग आप लगाइए, डिसीजन भी आप लगाइए, ठीक है, आप लीजिए। और तो अगर ऐसा एग्री कर जाते हैं पार्टनर तो एक अलग बात है, अदरवाइज सारे पार्टनर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में।
नेक्स्ट लिखा है बेटा कंटिन्यूटी डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट है, मतलब बिजनेस जो है वो कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने क्या पता, अगर मान लीजिए सिंगल ओनर या जो प्रोप्राइटर है ऊपर, अगर बाई चांस वो ऊपर चला जाता है तो ऐसा हो सकता है कि बिजनेस उस दिन से बंद हो जाए। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है। पार्टनरशिप में भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो है अनलेस अदरवाइज एग्रीड, मतलब जब तक कुछ और एग्रीमेंट ना कर रखा हो पार्टनर्स ने तब तक। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है या फर्म डिसॉल्व कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल क्या होता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाना या इंसॉल्वेंसी हो जाना, ठीक है, ये भी हम लेटर जाकर पढ़ेंगे, बट मैंने आपको अभी हिंट कर दिया कि भाई कंटिन्यूटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद बेटा मेंबरशिप है। तो मेंबरशिप की बात आ रही है, मतलब दो चीजें इसके अंदर आपको समझनी है। एक तो बात होती है कि पार्टनरशिप फर्म में कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं या कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो बेटा मिनिमम के केस में इसमें दो, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना सबसे पहले लेक्चर में मैंने शुरू यहां से किया था कि क्या आप अपने आप से सिर्फ पार्टनरशिप कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यानी मिनिमम दो लोगों का होना, दो मेंबर्स का, दो पर्सन का होना जरूरी है। तो मिनिमम दो पर्सन का होना जरूरी है। मैक्सिमम कितना होता हो सकता है बेटा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, बड़ा एक फेमस क्वेश्चन आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आता है, ये मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दिया है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है बेटा, ध्यान से अगर नहीं पढ़ता है ना तो उसको वो लिमिट तो याद कर लेता है कि मैक्सिमम देयर कैन बी 50 पार्टनर्स है, ठीक है। अब वो धोखे से क्या होता है भाई, मिस्टेक पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया हुआ है, टिक कर आ जाएगा, जबकि बेटा ये यहां नहीं दिया है। कहां दिया है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया उसके साथ में कंपनीज रूल्स 2014 आए थे, उन कंपनीज रूल्स में लिखा हुआ था कि भाई एट प्रेजेंट, ठीक है, कि भाई मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। कहीं पर आपको 100 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, 100 इज द मैक्सिमम लिमिट है। बट क्या होता है, अभी नहीं, अभी जो नोटिफाइड है, जब तक मैं आपको लेक्चर ले रहा हूं और जिसका रेफरेंस मैं ले रहा हूं कंपनीज एक्ट 2014 का, उसके हिसाब से मैक्सिमम देयर कैन बी क्या होता है, 50, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी के केस में क्या होता है बेटा, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप ये अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास क्या है, 3 पार्टनर है। तो अगर 3 पार्टनर आपके पास होंगे तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, उन पार्टनर का अपन नाम दे देते हैं बेटा। से सपोज उनका नाम है 1 2 3, हम यही नाम रख लेते हैं, ठीक है। एक का नाम है 1, एक का नाम है 2 और एक का नाम क्या होता है 3, ठीक है। ऐसे नाम रख लिया। आप चाहे साहब नहीं हम तो और कुछ नाम सकते हैं, एल रख लो, एम रख लो, एन रख लो, कोई भी नाम रख लो, नाम में क्या रखा है। अब देखिए बेटा, सपोज आपके पास 3 पार्टनर है, ठीक है। ये तीनों पार्टनर मिलकर क्या है, पार्टनरशिप फर्म बना के बिजनेस कर रहे हैं। अब सपोज क्या होता है, ये जो 1 नंबर है, जो एल है, ये आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट्स कर रहा है, ठीक है। मतलब आज एम और एन ऑफिस नहीं आए, वो घर में बैठे हुए हैं, बरसात बहुत हो रही थी बेटा, उन्होंने रेनी डे मना लिया, छुट्टी बना ली। अब जो एल है उसको घर में कोई काम नहीं था, वो जाकर ऑफिस में बैठ गया, उसके साथ में स्टाफ भी आया हुआ था। उसी दिन क्या हुआ, बाई चांस कोई बंदा आ गया किसी बिजनेस से रिलेटेड कोई डील करने के लिए। उस डील में क्या किया, वो डील फाइनलाइज किसने कर दी, एल ने फाइनलाइज कर दी, या उस ट्रांजेक्शन को या बाइंडिंग एग्रीमेंट को एल ने फाइनलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, एल बेटा उस समय क्या काम कर रहा था, एज ए एजेंट काम कर रहा था वो पार्टनरशिप फर्म का। और ये दोनों बी जो एम और एन है, ये जो नहीं थे, ये जो है ये प्रिंसिपल के जैसे कहलाएंगे, और एल उस समय क्या कहलाएगा, एजेंट के जैसे। अगर मान लीजिए एल की जगह नेक्स्ट सिचुएशन में मान लीजिए कि एम बैठा हुआ था बिजनेस में, एन बैठा हुआ था, चलो दोनों बैठा देते हैं, एम और एन दोनों ऑफिस आए हुए थे, एल नहीं था ऑफिस में, ठीक है। एम एंड एन दोनों मिलकर क्या होता है, कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस के बिहाफ में, कोई या फिर कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं बिजनेस के बिहाफ में, कोई परचेस सेल या फिर कोई भी एक एसेट खरीदने के लिए कोई डिसीजन है जो पहले हो चुका था, मतलब बेसिक डिसीजन हो चुका था कि हाँ एसेट खरीदना है। ये दोनों ऑफिस में बैठे हुए थे, इन दोनों ने मिलकर एसेट खरीदना है, तो डिसीजन तो बेसिकली तीनों मिलकर लेंगे अंटिल अनलेस समथिंग एल्स हैज बीन एग्रीड, ठीक है, इन द पार्टनरशिप डील। तो बेटा क्या होता है, एम और एन जो होता है वो दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया, उन्होंने एसेट के लिए एडवांस दे दिया। अभी इसका मतलब क्या होगा, एम और एन उस समय ऐसे एजेंट काम कर रहे हैं और एन ऐसे क्या था, उनका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब हर कोई पार्टनर अपने आप में एक दूसरे के साथ वो एजेंट के जैसे भी काम करता है और एज ए प्रिंसिपल भी काम करता है, ठीक है। ये कहलाता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट है।
म्यूचुअल एजेंसी के बाद नेक्स्ट जो है, ये तो खत्म हो गए आपके बेटा फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब बात आती है बेटा मेरिट्स ऑफ क्या है, पार्टनरशिप की। अगर आप आगे जाकर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसके मेरिट्स क्या क्या है। मेरिट्स में सबसे पहला मेरिट देखिए बेटा, दिस इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब आपने बोला ये इजी है, तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था बेटा, वो इससे ज्यादा इजी था। तो फिर बोले कंपनी, बोले थोड़ा इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज अ कंपेरेटिव फीचर या मेरिट होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फॉर्मेशन इजी होता है, क्लोजर भी इजी होता है बेटा। इजी फॉर्मेशन के केस में आप ओरल एग्रीमेंट करके भी पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड, ठीक है, कि आप ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ में क्या करिए, पार्टनरशिप का बिजनेस मत करिए ना। वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, डीड के फॉर्म में होना चाहिए, और आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लें, फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, और उसके बाद ही आप क्या होता है बिजनेस करें, वो ज्यादा बेटर होता है। एनीवे, तो फॉर्मेशन फिर भी कंपेरेटिवली हमने बोला वो इजी होता है, और उसका क्लोजर भी जो है बिजनेस का इजी हो जाता है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। बैलेंस डिसीजन मेकिंग क्यों बेटा, एक से ज्यादा लोग हैं ना, इतनी सारी ब्रेन्स काम कर रही हैं, 3 4 5 7 पार्टनर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास अलग अलग व्यूज आ सकती हैं, उसमें से जो अच्छी व्यू लगेगी उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी में डिसीजन ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम बोलते हैं कि वहां पर एक बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। अगेन एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वहां पर सिंगल ओनर था, और दूसरा हमारा एचयूएफ था, केस में कर्ता मेन डिसीजन मेकिंग था। यहां पर भी आपका ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मैनेजिंग पार्टनर्स हो, ठीक है, या फिर हम पार्टनरशिप डीड बनाए, उस एग्रीमेंट में लिख लें कि भाई ये फला फला पार्टनर्स मिलकर डिसीजंस ले सकते हैं, या मेजोरिटी में डिसीजंस ले सकते हैं। तो वो सब डेप्थ में तो अपन लॉ में पढ़ेंगे, तो अभी तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए फिलहाल 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, डिसीजन मेकिंग बैलेंस होती है, क्योंकि देयर आर मेनी ब्रेन्स बिहाइंड एनी क्या होता है डिसीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मोर फंड्स है। अब सिंपल है बेटा, मोर द नंबर ऑफ पार्टनर्स है, मोर द अमाउंट दे कैन कंट्रीब्यूट इनटू द बिजनेस। ऐसे ज्यादा लोग ज्यादा पैसा अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास फंड की अवेलेबिलिटी भी क्या है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है बेटा शेयरिंग ऑफ क्या होता है, रिस्क है। इसमें भी आपको एक चीज को ध्यान रखना है, शेयरिंग ऑफ रिस्क के केस में आपको क्या मानना है कि बेटा रिस्क सारे पार्टनर्स मिलकर शेयर करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है, रिस्क रिस्क जो है बेटा डिवाइड हो जाती है, कई लोग मिलकर उसे शेयर करने लगते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता बेटा, वहां तो सिंगल ओनर होता है जिसको क्या होता है, शेयर करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहां पर रिस्क सारे पार्टनर्स में शेयर हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा सीक्रेसी की बात आ रही है। सीक्रेसी की बात कैसे आ रही है, ये दो तरीके से। पॉइंट नंबर 1, एक तो बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो सिर्फ पार्टनर्स के पास ही रहेगी, मतलब वो पब्लिकली कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो वो भी सीक्रेसी है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, ध्यान से सुनिएगा, पार्टनरशिप फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर के केस में होता है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में होता है, हम उनको पब्लिकली पब्लिश नहीं करते। कंपनी के केस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पब्लिकली मिल जाएंगे बेटा, वो पब्लिश करते हैं लिस्टेड कंपनी के। आप बीएसई एनएसई की साइट्स पर जाइए, इवन कंपनीज अपनी खुद की वेबसाइट पे भी वो सारे डिटेल्स पब्लिश करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। बट इंडिविजुअल्स के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन होती है, वो किसी आम आदमी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बताते हैं। हाँ, उन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है, बैंक से लोन लेना है, और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, उनके साथ वो शेयर कर रहे होंगे, बट वो पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सीक्रेसी मेंटेन होती है, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपकी कंप्लीट हो जाती है मेरिट्स किसके, पार्टनरशिप फर्म के। हम डीमेरिट्स और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के लिए एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए एंड एंजॉय योर स्टडीज बेटा। बाय बाय।